Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif from lecture of Computer Science. Today our subject is object-oriented programming C++. Today we are going to discuss different languages, different some high level languages in C++ in programming. First of all, what is procedure or structure languages? Procedure structure languages किसे कहते हैं? In these languages, a program is a predefined set of instructions and computer execute these instructions in the same sequence in which these instructions are written. वो लैंग्वेज हमारे पास जिसमें हम प्रोग्राम को एक जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस को एक प्री डिफाइन तरीके से पहले से लिखकर उसको एक प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है जिस सीक्वेंस में हमने उन इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्राम की सूरत में लिखी होती हैं. तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस या ऐसे जो प्रोग्रामिंग कोड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस और प्रोसीजर लैंग्वेजेस. मतलब कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास देखिए आपको सामने स्क्रीन नज़र आ रही है. स्क्रीन में सबसे पहले हमने सेंटेंस लिखा ये वाला, क्लियर, फिर ये वाला सेंटेंस लिखा, फिर ये सेंटेंस लिखा. तो सी लैंग्वेज में भी सी प्लस प्लस के अंदर भी आप सपोज करें कि ये हमारे पास एक एडिटर है, आईडी है, ठीक है. इस पर हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं और प्रोग्राम में सबसे पहले हमने ये इंस्ट्रक्शन लिखी, फिर हमने ये इंस्ट्रक्शन लिखी, फिर ये सेकेंड, फिर हमने थर्ड. जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर जो हमारे पास कंट्रोल फ्लो करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो इसी तरह जब कंपाइलर्स को ट्रांसलेट करना शुरू करेगा तो सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको. मतलब जिस इंस्ट्रक्शन को आपने जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस से कंपाइलर उसको उसी सीक्वेंस से एग्जीक्यूट भी करेगा. तो ऐसी वो तमाम लैंग्वेजेस जिसमें आप जिन इंस्ट्रक्शन को जिस सीक्वेंस में लिखे कंपाइलर उसको उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हैं, तो ऐसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. अच्छा जी, फिर कहते हैं procedure language specify how something is accomplished, so it requires the programmers to tell all the steps in the processing procedure needed to achieve a desired result. And common procedure languages include BASIC, Pascal, C, Ada, COBOL, and Fortran. These are the examples of procedure language. Procedure language हम क्या कहते हैं कि procedure language सिर्फ ये procedure language में हम सिर्फ ये स्पेसिफाई करते हैं कि किसी भी चीज़ को या किसी भी टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है ना, को कैसे कंप्लीट करना है. इसलिए इसमें प्रोग्रामर्स को हर एक स्टेप बताना पड़ता है कि भाई आपने इस टास्क को ऐसे कंप्लीट करना है, इसका रिजल्ट ऐसा नहीं, इसका आउटपुट ऐसा नहीं चाहिए. मतलब कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, आपकी जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप प्रोग्रामर्स को बताते हैं कि मुझे ये स्टेप्स ऐसे ऐसे चाहिए, ऐसे ऐसे काम करें. तो प्रोग्रामर जब भी सी प्लस प्लस के अंदर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको सबसे पहले तमाम स्टेप्स का पता होना चाहिए, ताकि क्योंकि उसमें उसको तमाम कोडिंग करनी पड़ती है. मतलब कि कोई भी टास्क बनाने जाए तो उस टास्क को ये नहीं कि बस वो क्लिक करेगा टास्क बन जाएगा, बल्कि उस टास्क को बनाने के लिए उसके हर एक चीज़ का उसको पता होना चाहिए, उसके तमाम जितने भी स्टेप्स हैं उसको पता होगा तो उसको बनाएगा. इसलिए कहते हैं कि प्रोसीजर लैंग्वेज स्पेसिफाई हाउ समथिंग इज अकम्प्लिश. प्रोसीजर लैंग्वेज में हम जो भी चीज़ बनाना होता है हमें उसको पहले से बताना पड़ता है. जो जितनी भी हमारे पास कॉमन या आजकल की जितनी भी कॉमन या पॉपुलर प्रोसीजर लैंग्वेजेस हैं उनमें हमारे पास बेसिक है, पास्कल है, सी है, एडा है, कोबालो, फोर्ट्रान हमारे पास बिग एग्जांपल्स हैं प्रोसीजर और स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस की. सेकंड हमारे पास आता है व्हाट आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस इन शॉर्ट फॉर्म OOP इज अ टेक्निक इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट. ऐसी टेक्निक कि जिसमें हम प्रोग्राम्स को राइट करते हैं या प्रोग्राम्स को कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट. ऐसी टेक्निक को हम बोलते हैं दिस टेक्निक इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. मतलब हर वो लैंग्वेज जिसमें हम ऑब्जेक्ट के जरिए अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं या कंपाइल करते हैं, ऑब्जेक्ट के जरिए हम सारा काम करते हैं, प्रोग्राम्स को लिखते हैं, उसके जरिए हम तमाम एग्जीक्यूशंस या अपने डिफरेंट फंक्शंस को कॉल करते हैं. हर वो लैंग्वेज कहती है, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं दीज लैंग्वेज आर एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज बेसिकली ऑब्जेक्ट इन आवर डेली लाइफ. हम कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन. अगर हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शंस. एक प्रोग्राम के अंदर कोई भी डेटा है या कोई भी फंक्शन हम बनाते हैं तो हम कहते हैं बट दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. बट एन ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग, अ प्लेस इन द रियल वर्ल्ड. अगर हम हकीकी दुनिया की बात करते हैं, हम रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज़ है या कोई भी जगह को हम हर चीज़ को ऑब्जेक्ट बोलते हैं. बल्कि हर वो चीज़ हम कहते हैं ऑल दोज थिंग्स दैट वी कैन टच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. इन सिंपल फॉर्म इन रियल लाइफ हम कहते हैं एनीथिंग
anything that we can touch is called object. Clear? It may be person, it may be place, it may be anything that we can touch. This is the example of object. C++ and Java are the two most popular object oriented languages. हमारे पास object oriented language में हमारे पास जो C++ हो गई, Java हमारे पास object oriented language है. अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको ये ये आपको पता होना चाहिए कि अब C++ जो हमारे पास, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है और C++ हमारे पास स्ट्रक्चर लैंग्वेज भी है. मतलब कि इस लैंग्वेज में हमारे पास स्ट्रक्चर लैंग्वेज की क्वालिटी भी मौजूद है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की क्वालिटी भी मौजूद है. मतलब कि जरूरी नहीं है कि एक लैंग्वेज स्ट्रक्चर होगी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी. मतलब कि ये उनके फीचर्स हैं. मतलब एक लैंग्वेज है उसमें स्ट्रक्चर लैंग्वेज के फीचर्स भी इंक्लूड है और उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के फीचर्स भी शामिल है. तो हम इसलिए हम कहते हैं सी प्लस एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड सी प्लस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर और प्रोसीजर लैंग्वेज. क्योंकि इस लैंग्वेज में सी प्लस में हमारे पास देखें, सी प्लस में हमारे पास जितना भी कंट्रोल फ्लो करता है वो टॉप टू बॉटम करता है. मतलब जिस सीक्वेंस से आप जो स्टेप्स लिखते हैं कंपाइलर उसी सीक्वेंस में उसको एग्जीक्यूट करता है. तो ये फीचर्स में, ये इस क्वालिटीज में है. फिर सी प्लस के हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी डेटा या किसी फंक्शन को हम कॉल करते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट. तो मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हुई. अब ये लैंग्वेज हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है. ठीक है ना. ओके, व्हाट आर नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज. अब नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस हमारे पास कौन सी होती है. हम कहते हैं इन नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस द यूजर ओनली नीड टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू. अब वो लैंग्वेजेस जिसमें यूजर को कंप्यूटर को सिर्फ ये बताना होता है कि भाई ये कर दो, बजाय इसके कि कैसे करना है. मतलब ये करना है, वो सिर्फ इसमें यूजर सिर्फ कंप्यूटर को ये टास्क, ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई ये करो. उससे ये नहीं पता है कि कैसे करना है. जैसे सी प्लस प्लस आपको कोई टास्क दिया जाता है, आपसे पूछो भी कैसे करूं. जब तक आपको तमाम रिक्वायर्ड स्टेप्स पता नहीं होगा, आप उसमें एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम डेवलप या क्रिएट नहीं कर सकते. जबकि नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज में आप एक छोटी सी, हमारे पास क्यूरी होती है, छोटी सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो हम सिर्फ कंप्यूटर में वो लिखते हैं और इंटरप्रेस करते हैं, वो चीज़ रन हो जाती है. ठीक है. कैसे होती है ये नहीं हमारे साथ कोई सरकार नहीं, बस वो हो जाती है. अब फॉर एग्जांपल डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेजेस एंड रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर्स आर द एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज. जितनी भी हमारे पास डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज हैं, मतलब जो एसक्यूएल में यूज होती हैं, जितने भी रिपोर्ट जनरेटर्स हैं, तमाम एग्जांपल्स हैं हमारे पास नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज की. जैसे एसक्यूएल के अंदर हम एक क्यूरी लिखते हैं, सिंपल से क्यूरी लिखते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डेटाबेस. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ ऐसा एग्जांपल देता हूँ. जैसे हम इसी में, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ. हम एक क्यूरी लिखती है, मतलब कि नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज में. अब लेट्स सपोज जितनी भी प्रोसीजर लैंग्वेज है, इसमें हम जो कोडिंग करते हैं उनको बोलते हैं दीज आर कॉल्ड प्रोग्राम्स, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं. हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लिखता हूँ आपको. हम कहते हैं ये मेरे कीबोर्ड पर ये हैश का सिंबल नहीं आ रहा, यहाँ पर हैश है. लेट्स सपोज मैं दूसरा कुछ सिंबल डालता हूँ. सॉरी, हैश नहीं आ रहा, इसलिए ये इसकी जगह ये करेंट है. तो मतलब मैं हैश की जगह लिख लेता हूँ. चलिए बस लिख लिया हैश इंक्लूड. मेरे कीबोर्ड में कोई इशू है इसलिए हैश का सिंबल नहीं आ पा रहा. ठीक है. लिख दूँ हैश इंक्लूड स्ट्रीम डॉट एच. ठीक है. फिर मैं इसके अंदर लिखता हूँ. लेट्स सपोज मैं लिख लिया बॉडी. फिर यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट लिखता हूँ. ठीक है. अब जो ये प्रोग्राम लिखा ना, ये जो हमारे पास ये प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको ये सामने आपके सामने लिखा है. ठीक है. ये एग्जांपल हो गई. लेट्स वो से एग्जांपल हमारे पास है. these are एग्जांपल ऑफ
प्रोसीजर लैंग्वेजेस, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया हमारे पास किसकी, ये एग्जांपल हमारे पास प्रोसीजर लैंग्वेज की। अगर मैं बात करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ स्टैक कि नाम है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डेटाबेस। अब ये जो एग्जांपल हमारे पास है, ये हमारे पास है नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। अब जो मैंने ये कोड लिखे, ये जो कोड है नीचे वाला कोड, ये अब इसमें जो ये लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड क्यूरी। और जो इसमें जो ये लाइंस हैं, इसमें हम इन लाइंस को सेंटेंस को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, या फिर हम इसको कोडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो ये लोग, ये एग्जांपल हमारे प्रोसीजर लैंग्वेज की है। और जो ये छोटा सा ये एक लाइन में मैंने प्रोग्राम लिखा है, ये एग्जांपल है किसके, दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि अब ये सेंटेंस उसकी है, ये किसको हम क्वेरी बोलते हैं, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एंड आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर्स आर द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस क्वेरी और नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज एंड दे आर बोथ डेवलप्ड बाय आईबीएम। ये थी हमारे पास नॉन प्रोसीजर लैंग्वेजेस। अब आगे आते हैं, व्हाट आर इवेंट ड्राइवन लैंग्वेजेस। कहते हैं इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन रिस्पांस टू एन इवेंट। अब प्रोग्रामिंग के अंदर एक टेक्निक, ऐसी टेक्निक है कि जिसमें तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, किस पर, जब तक आप किसी इवेंट को जनरेट नहीं करते तब तक वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे नॉर्मल सी प्लस प्लस में हम जब कोड करते हैं, कोई कोडिंग लिखते हैं, तो कोडिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उस स्क्रीन के ऊपर हम एक कंपाइल का बटन, तो कंपाइल के बटन को प्रेस करते हैं, ये शॉर्टकट की होती है Alt F9, हम ये प्रेस करते हैं तो हमारा प्रोग्राम पहले कंपाइल होता है, फिर उसके बाद हम कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करते हैं, तो हमसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो डिस्प्ले होता है, मतलब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। ये ऐसे एग्जीक्यूट होता है, हमारे बात है। बट जितनी भी इवेंट ड्राइवन लैंग्वेज है, अब जैसे जैसे इसके नाम से ज़ाहिर होता है इवेंट ड्राइवन, मतलब कि हर वो लैंग्वेज जिसमें इवेंट को आप जब तक ड्राइव नहीं करेंगे तब तक वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इवेंट को जनरेट करते हैं। अब इवेंट जनरेट हो गई, सर इसमें इवेंट क्या है, तो जितनी भी इवेंट ड्रिवन लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि हमारे पास VB.NET, C#, ये सारी हमारे पास ग्राफिक यूजर इंटरफेस लैंग्वेज हैं, GUI लैंग्वेज हैं। इसमें पहले हम क्या करते हैं, इसमें जैसे लेट्स सपोज इसमें हम क्या करते हैं कि पहले एक स्क्रीन डेवलप करते हैं, जिससे आपको इस डिस्प्ले पर स्क्रीन नजर आ रही है, हम ये स्क्रीन डेवलप करते हैं। स्क्रीन डेवलप करने के बाद हम क्या करते हैं, स्क्रीन डेवलप करते हैं, स्क्रीन डिजाइन करने के बाद लेट्स सपोज यहाँ पर हमने ऊपर एक बटन बनाया ये मिनिमाइज का, ठीक है। तो मिनिमाइज के बटन को चेक करने के लिए कि भाई मिनिमाइज का बटन वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो क्या करते हैं, इस मिनिमाइज के बटन के बैक एंड में हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के बाद उस कोड को चेक करने के लिए कि आया जब मैं मिनिमाइज के बटन में क्लिक करूं तो ये मिनिमाइज होते कि नहीं होता। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि उसको चेक करने के लिए इस मिनिमाइज बटन के ऊपर एक इवेंट जनरेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लिक इवेंट। मतलब हम ये अपने पॉइंटर को जब इस मिनिमाइज के बटन के ऊपर ले जाएंगे कोड करने के बाद, जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, अपने माउस से लेफ्ट क्लिक पर क्लिक करूंगा, तो अगर ये मिनिमाइज हो जाता है तो इसका मतलब आपका कोड सक्सेसफुल रन हो रहा है। अगर लेट सपोज आज पर क्लिक करते हैं और ये मिनिमाइज नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है कि आपके कोड में एरर है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, क्लिक इवेंट होता है हमारे पास ऐसे स्टार्ट इवेंट होता है हमारे पास, इसके अलावा और बहुत से इवेंट्स होते हैं, डबल क्लिक इवेंट होता है हमारे पास, मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं लैंग्वेजेस में, डिफरेंट लैंग्वेज में। और इवेंट्स के जरिए हम अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं कि भाई ये काम कर रही है कि नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल, when the user right clicks on a window, a pop-up windows that menu appear. When the user clicks in print button, the file is printed, etc. All the graphical interface environments are called event-driven languages. VB.NET, C Sharp, Visual C are the most examples of event-driven languages. Clear हो गया? Okay. Now, what is the difference between structured and object-oriented programming?
स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में, प्रोसीजर लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन डिफरेंस क्या है? क्योंकि हमारे पास हम देखिए सी प्लस प्लस के अंदर दोनों क्वालिटी शामिल हैं। हम पहले आपने जैसे प्रीवियस सेमेस्टर में आपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज का स्टडी किया है, अब आप इस सेमेस्टर में आके स्टडी करने जा रहे हैं ऊप को। बट ऊप और सी प्लस दोनों एक ही लैंग्वेज है, एक ही चीज़ है। बट क्या है कि सी प्लस प्लस के अंदर हम कुछ फीचर्स को ऐड कर लेते हैं, जैसे इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा हेडिंग, ये एब्स्ट्रैक्शन। जब हम डिफरेंट फीचर्स ऐड करने, फीचर्स के बाद हम कहते हैं भाई दिस इज कॉल्ड ऊप, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसीलिए अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला डिफरेंस क्या है? इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, डेटा कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फंक्शंस दैट मैनिपुलेट इट। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में जितना भी हमारे पास डेटा है उसको हम एज इंडिपेंडेंट कंसिडर नहीं कर सकते किसी भी फंक्शन से, ताकि हम उसको यूज करें। वो हमेशा किसी न किसी फंक्शन के साथ मिलकर काम करते हैं। जबकि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कहते हैं, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा एंड ऑल पॉसिबल फंक्शंस ऑन डेटा आर ग्रुप टुगेदर। इसमें क्या होता है कि डेटा और जितने भी फंक्शंस हैं ये ग्रुप बनकर काम करते हैं। ये एक बॉडी के अंदर बंद करके फिर हम इसको काम करते हैं। जब इसको कॉल करते हैं, हम कॉल करते हैं थ्रू विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड डिफरेंस क्या है? सेकंड डिफरेंस क्या है हमारे पास? हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज आल्सो नोन एज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एंड अ सबसेट ऑफ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, इसको हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग का सबसेट भी बोलते हैं। मॉड्यूलर मतलब क्या कि हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हम एक प्रोग्राम्स को डिफरेंट मॉड्यूल्स में बनाकर इसको यूज कर सकते हैं, डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप्स में, डिफरेंट। उसको मॉड्यूलर कहते हैं। बेसिकली मॉड्यूलर का वर्ड निकला है मॉड्यूल से, मॉड्यूल कहते हैं ग्रुप्स को। तो हम इसको डिफरेंट ग्रुप्स में, हम इसको डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड करके भी इसको यूज कर सकते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक क्वालिटी क्या है, कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एक्सेट्रा। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है इनहेरिटेंस को, सपोर्ट करता है इनकैप्सुलेशन को, एब्स्ट्रैक्शन को और पॉलीमॉर्फिज्म को। अब आप कहोगे सर what are inheritance, what is encapsulation, what is abstraction and polymorphism? So we will discuss these features on later. Okay. नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जो हमारे पास डिफरेंस है, कहते हैं इंस्ट्रक्चर प्रोग्राम सॉरी मेरी आवाज म्यूट थी, दोबारा बता दो आपको। हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज लेस सिक्योर एज देयर इज नो वे ऑफ डेटा हेडिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हमारे पास लेस सिक्योर है क्योंकि इसमें डेटा हेडिंग के फीचर शामिल नहीं होते। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कहते हैं दिस इज मोर सिक्योर एज हैविंग डेटा हेडिंग फीचर। इसमें डेटा हेडिंग फीचर शामिल है, इसलिए ये इसके बनिस्बत स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की बनिस्बत ज़्यादा सिक्योर होती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कैन सॉल्व मॉड्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। जितने भी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में ये किसी भी मॉडरेट या किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को ये सॉल्व कर सकते हैं, वाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैन सॉल्व एनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में मतलब कि जितने भी मॉडरेट
हमारे पास प्रोग्राम्स है या कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स है, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, अच्छा, ये मैं बता रहा था कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कैन सॉल्व मॉडरेटरी कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स व्हाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैन सॉल्व एनी कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स लेस यूजेबिलिटी, जितनी भी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है हमें लेस यूजेबिलिटी प्रोवाइड करती है, व्हाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स मोर यूजेबिलिटी। मतलब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर हम जो प्रोग्राम्स या कोई कोड या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसको हम बार बार उसका इस्तेमाल करना थोड़ा सा बाज़ जगह पर कम हो जाता है, बाज़ जगह हम उसको रीयूज़ मतलब उसका दोबारा इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी कोड्स हैं, उसको आप आसानी से इसको उसका रीयूज़ कर सकते हैं, उसको कहीं भी दूसरी जगह उसको आप उसकी अंदर कोई डेटा को चेंज कर लें, उसकी कोई वैल्यूज़ को चेंज कर आप उसको दोबारा उसका रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। यहाँ तो कोई क्वेश्चन क्वेश्चन जो आपको कोई करना चाहे, हम हमसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।